नागेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट के लिए जो लगातार टेस्ट हो रहे हैं उसमें से आज का जो पिछली टेस्ट हुआ है उसी टेस्ट का मॉडल पेपर है, उसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स का स्पेशल है, अभी उसी का सॉल्व देखिए। इसका पहला प्रश्न जो है 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं तो उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे। ये M1 D1 बराबर M2 D2 से लगता है और इसमें दिया है 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बना सकते हैं या बनाकर पूरा कर लेते हैं। तो 15 मजदूर 12 दिन में, आप इस ट्रिक का यूज करिए। M1 D1 बराबर M2 D2 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 मजदूर 12 दिन में बराबर हो जाएगा 20 मजदूर इस टंकी को कितने दिन में तैयार करेंगे। अभी इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 15 गुणे 12 बटे 20 हो जाएगा। अभी काटिए इसको, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 तिया 12, x बराबर हो जाएगा 9। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। M1 D1 बराबर M2 D2 से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला इसका सेट पढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो नंबर है वो ये है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। अभी आप समझिए प्रिज्म होता कैसे, क्योंकि अगर जब प्रिज्म नहीं समझ पाएंगे तो हम जान भी नहीं पाएंगे कि उतने कितने शीर्ष होते हैं। जैसे इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी 4, ये दिया है इसमें, तो डी कौन सही होगा। तो कई बार आपको लगता है कि 5 सही होगा, 5 तो सही नहीं हो सकता है, वो चतुष्फलकी हो जाएगा, वो नहीं सही होगा। इस तरीके जान लीजिए कि 5 भी नहीं सही होगा, उसमें शीर्ष निकालेंगे तो चतुष्फलकी भी नहीं होगा। और प्रिज्म के आकृति आपके दिमाग में होनी चाहिए। प्रिज्म ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार पेंसिल होती है जिसमें फलक बने हो पेंसिल में, वो बेलनाकार बस ना हो, वो भी एक प्रकार की प्रिज्म कहलाती है। इसलिए प्रिज्म के आधार में जितनी भुजाएं होती हैं उसमें 2 से गुणा कर देने से प्रिज्म में शीर्षों की संख्या मिल जाती है। प्रिज्म में आधार में जितना, तो प्रिज्म चूंकि त्रिभुजाकार है तो भुजाओं की संख्या 3 होगी, इसलिए उसमें शीर्षों की जो संख्या होगी वो 6 होगी। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि प्रिज्म में कोई भी एनी प्रिज्म है, अगर वो प्रिज्म का आधार वर्गाकार है तो उसमें शीर्ष 8 होंगे। वो प्रिज्म का आधार पंचभुजी है तो उसके शीर्ष 10 होंगे। चूंकि ये त्रिभुजाकार है तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। इसलिए हम समझ जाते हैं कि किसी प्रिज्म में शीर्षों की संख्या अगर वो त्रिभुजाकार है तो उसमें शीर्ष कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक, अगला प्रश्न ये है, उसमें किसी आयत का विकर्ण 29 मीटर है और परिमाप 82 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का विकर्ण दिया है। अब बाबू विकर्ण देखिए, अगर हम इसका विकर्ण जब पढ़ते हैं तो थोड़ा समझिए इसमें। जैसे आयत का विकर्ण पढ़े तो विकर्ण आयत का, चूँकि आयत इस प्रकार आकृति बनेगी और आयत का विकर्ण ये कहलाएगा, तो इसका जो विकर्ण है वो हम ये लिखेंगे ना, L² + B² बराबर 29 का स्क्वायर। ठीक, ये आयत का विकर्ण है। अभी उसका परिमाप दिया है, कितना दिया है, 82 है, तो आप लिखोगे 2L + B बराबर 82, ऐसे आप लिखोगे। अभी इससे इसको काट सकते हो तो कितना आ जाएगा, 41। ठीक, ये आ गया। इसको आप काटेंगे 2 से तो आपका 41 आ गया। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इसी का आप होल स्क्वायर कर दीजिए। इसको जब होल स्क्वायर करोगे तो L² आएगा प्लस B² आएगा प्लस 2LB आ जाएगा बराबर 41 का अगर वर्ग करोगे इसको, इसका 841, इसका होल स्क्वायर हो गया। अभी इसका ये बचा, इसकी जगह में हम किसको रख सकते हैं, उठा के इसको रख दीजिए। अभी आपको लगता है ना वर्ग नहीं आता है तो मत टेंशन लीजिए, वर्ग मत करिए, आराम से उसको सॉल्व करने दीजिए। रखिए तो एक बार भला, देखिए रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 29 का स्क्वायर होगा प्लस 2LB होगा बराबर 41 का स्क्वायर होगा। तो 2LB बराबर हो जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर हुआ ना। देखिए ऐसा लगता है ना हमको आता नहीं, लेकिन बहुत चीज़ें आप अपने से निकलता चला जाएगा। 2LB बराबर हो जाएगा, देखिए एक कोष्ठक में प्लस का लिखिए, एक कोष्ठक में माइनस का लिख दीजिए। नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए, जोड़ घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 41 + 29
और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 41 माइनस 29, ठीक है, ये हो गया। तो इसका जोड़िए 9 1 10 की 0, 4 2 6 1 7, ठीक, ये आ गया। फिर उसके बाद गुणे करिए, इसमें से घटाइए, तो 11 में से 9 गया 2 आ जाएगा, और 3 में से 2 गए 1 आ जाएगा। अभी आप यहाँ 2l भी करते हैं तो 2 से काट दीजिए ना, 7 आ जाएगा, ठीक। इससे काटेंगे ना तो 6 आएगा, सॉरी, तो 12 से 2 को काटेंगे, 2 छंग 12, तो l गुणे b, l गुणे b आपको कुछ आइडिया चलता होगा, 7 छंग 42, l गुणे b क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई तो क्षेत्रफल ही होता है, तो इसलिए आपका आंसर निकल आएगा, और ये ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक। इस तरह से हम जान जाते हैं, आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आगे जो अगला प्रश्न इसमें दिया है, अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या। अब बताइए एक सरल रेखा में कितने स्थित बिंदु हो सकते हैं, तो एक सरल रेखा में अनंत असंख्य कहीं भी बिंदु लिख नहीं सकते हैं। अगर एक सरल रेखा है इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं, तो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी, तो कहीं भी हो सकती है, असंख्य हो जाएगी। अभी किसी के दिमाग में आ जाए एक बिंदु होगी, तो एक सरल रेखा में एक बिंदु कैसे होगी, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, किसी दो बिंदुओं को मिला दें तो एक सरल रेखा बनती है। अब इस मतलब एक बिंदु कैसे होगी, नहीं एक बिंदु ना, तो इसलिए ना कि उसमें अनंत या असंख्य बिंदुएं हो सकती हैं किसी सरल रेखा में, ठीक। अब आइए अगला प्रश्न कह रहा, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, क्या क्या दिया हो, भैया एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं, इसमें है। अभी बताइए एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, त्रिभुज की रचना कर कैसे सकते हैं, पहले ये जान लें। अगर हम ये जान रहे हैं कि त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं तो फिर नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक जान जाएंगे। त्रिभुज रचना कैसे करते हैं, हमको अगर एक त्रिभुज है, देखिए हम कैसे जान जाएंगे त्रिभुज बनाते कैसे हैं। एक भुजा पता है, ठीक, एक भुजा पता हो, फिर उसके बाद क्या है, दो कोण पता हो। अगर एक भुजा पता हो, इधर 60 अंश का कोण बनाना हो ऐसे बना dीजिए, इधर कह रहा है 70 अंश का कोण बनाना हो ऐसे बना दीजिए। अगर कोई लाइन अगर यहाँ से 70 अंश का कोण बनाएंगे तो ऐसे खींच देंगे और ऐसे खींच देंगे। तो कहे कि एक भुजा है और दो कोण है, एक भुजा है, तो त्रिभुज बन रहा है भैया, तो बना सकते हैं त्रिभुज। फिर तीसरा कह रहा है तीनों भुजाएं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर दिया हो, 5 सेंटीमीटर दिया हो और एक 7 सेंटीमीटर दिया हो, इस तरह से तीनों हो तो आधार खींच लो, फिर इसको ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, तो भी बन जाएगा भाई। तीनों भुजाएं अगर हमको पता है, तीनों भुजाएं अगर पता है 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो यानी कुछ त्रिभुज की जो कंडीशंस है उसके हिसाब से अगर तीनों भुजाएं हमको पता है तो फिर क्या है, हम फिर त्रिभुज बना पाएंगे। तो भैया देखिए आप पता जान रहे हैं कि इसकी तीनों भुजाएं पता है तो भी त्रिभुज बन जाता है। एक भुजा पता है, दो कोण पता चल जाए तो भी त्रिभुज बन जाता है। अब देखिए इसमें कह रहा है तीनों कोण पता हो, तीनों कोण पता हो लेकिन वो कोण कहाँ बनेंगे ये बताइए। जब तीनों कोण पता हो उसके लिए कोई स्थान चाहिए ना भाई, स्थान चाहिए कि छत पे ही दीवार ना हो, ऐसे ही लिंटर पड़ जाए, ऐसा तो संभव है नहीं ना। तो इसलिए कोण, जब तीनों कोण पता होगा तो त्रिभुज ऐसे नहीं बनता, त्रिभुज के लिए कुछ ना कुछ तो आधार चाहिए और आधार इसमें कुछ पता ही नहीं है। इसलिए केवल 3 कोण भर पता हो तो त्रिभुज नहीं बनेगा, उसके लिए एक आधार जरूरी है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है इसका, केवल तीनों कोण से त्रिभुज नहीं बन सकता, हम नहीं बना पाएंगे, ठीक। इस तरह से है ये प्रश्न। आइए अगला प्रश्न हम सीखते हैं, इसमें क्या दिया है। अगला प्रश्न है ए, इसकी कंडीशन रहती है, परिभाषित कर रहा है, इस टाइप से दिया है a² + b² - ab। अभी देखिए ये दिया है, ठीक है, ये कंडीशंस है। अभी 9 और यहाँ पे बीच में स्टार बना दिया 10 है, तो फिर क्या है, ये a की जगह रखो, इसको b की जगह रखो, सो जो आए आ जाएगा आंसर। तो a की जगह रखेंगे 9 का स्क्वायर कर दें, b की जगह इसको रखेंगे 10 का स्क्वायर कर दें, -9 × 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 81 और ये 100 हो जाएगा -90। तो बहुत सरल है, ये 181 होगा और -90 आप घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 91। और जो ऑप्शन क्या है, सी नंबर सही है, तो आसानी से इसको हम कर सकते हैं। और ये हम क्लास में इसके लिए जो बताते हैं, अगला प्रश्न ये, अब इसको तो हो गया, ये सरल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 9 + √17
इसका वर्गमूल है। आप लोगों को बताया, इसको बेसिक से तरीके से भी समझाया गया क्लास में, पर ये भी कि बहुत आसान है, क्योंकि जो अभाज्य संख्या सिर्फ उसमें एक जोड़कर √2 से भाग देते हैं। तो मज़े की बात है ना, आराम से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये लो आंसर आ गया, बहुत आसान है। अब चूंकि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो अलग अलग लिखा गया है, √17/√2 + 1/√2। इसलिए आपका आंसर जो है ये इसका सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। फिर उसके बाद ये अगला सवाल है, इसमें देखिए अगला सवाल भी बहुत ही अच्छा है। ये आपको क्लास में चूँकि बहुत अच्छे से बताया गया है, मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छा पढ़े हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सही है, अच्छा है, अच्छा रिस्पांस है। लेकिन फिर भी देखिए, हम फिर भी बता रहे हैं, जब ऐसे सॉल्व करते हैं आपको बताया गया है कि जितने संख्याओं के ऊपर बार है उतने बटे में 9 लिख देते हैं। 9 आप लिख दिए, फिर जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 लिखे, उसको घटा देते हैं, 5 को घटा देंगे 56 में से तो 51 आ जाएगा, गुणे 33/99, क्योंकि दोनों संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगा है। तो इसको काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा, इसको काटिए 17 बार में कटेगा, तो 17/90 आपका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर डी सही है। बहुत लोगों का अच्छा है, बहुत सही किए हैं। अब आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये है हमारा कि किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है, वो संख्या क्या होगी? तो किसी संख्या का माने वो संख्या x मान लो, इसका क्या है 60% मान लो, क्या है 60% का, फिर से 3/5 36 है। अभी कैलकुलेट करिए, x गुणे 60/100 हो जाएगा, गुणे 3/5 हो जाएगा, बराबर 36। अभी सॉल्व करिए, देखिए 0 से 0 आपका कट जाएगा। अभी इसका करेंगे ना, सामने से भी इसको काट सकते हो या बाकी गुणा क्रॉस करके भी कर सकते हो। जैसे 36 लिखोगे, गुणे 10 लिखोगे, गुणे 5 लिखोगे, बटे 6 गुणे 3 हो जाएगा। अभी देखिए 6 से करोगे, 6 छंग 36, इसको काट दीजिए 2 से, तो 5 दूनी 10 और 1 0, 10 दामा 100, यानी कि x बराबर जो संख्या आपको आने वाली है वो 100 आ जाएगी। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, वो भी बहुत आसान है। स्टार्ट के क्लास में आपको बताया गया होगा, ये लिखा है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के अंतर कहलाता है तो परिसर कहते हैं। दिए गए आंकड़ों में अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का जो डिफरेंट होगा, जो अंतर होगा, वो परिसर कहलाता है, रेंज कहलाता है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है कि कोई भी आंकड़े दिए हुए, आपके यूपी टेट में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप गलत नहीं कर सकते हैं। दिए गए अधिकतम और न्यूनतम जो प्रेक्षण है या आंकड़े हैं, उनका जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। ठीक, ये है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे इसमें जो प्रश्न दिया है क्या है, वो किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या है? 44, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? अभी आपको विकर्णों का फार्मूला याद करना पड़ेगा, वो है फार्मूला n² - 3n/2 बराबर 44 दिया है। ठीक है, इसका हम क्रॉस गुणा करें तो n² - 3n बराबर हो जाएगा 88, आया ना। अभी इधर गुणा करेंगे, n² - 3n - 88 बराबर 0, तो 11 8 88, क्या कर सकते हैं इसको? 11 8 88, तो ये हो जाएगा n² - 11n माइनस माइनस प्लस होगा 8n - 88 बराबर 0। अभी n कॉमन लोगे तो n - 11 आएगा, और दूसरे में 8 कॉमन लोगे तो भी n - 11 आएगा, बराबर 0 करोगे तो भैया n - 11 लिखोगे एक कोष्ठक में, और एक कोष्ठक में n + 8 लिखोगे। अब जो पक्षांतर करोगे इसको, जिसे n - 11 बराबर 0 है, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 11। तो ये 8 कहाँ से आंसर सही होगा? इसमें छोटा बड़ा तो देखा नहीं जाता, तो जो अब चूंकि 8 निकालोगे तो निगेटिव में हो जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। ये इसका जो आंसर आएगा वो n बराबर कितना आ जाएगा? 11। और ये ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न का। ठीक, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये आसान है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी इसी के आगे जो अगला प्रश्न है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए 15 सेब का क्रय मूल्य 12 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रश्न क्या है?
15 सेब का क्रय मूल्य। खूब आराम से ऐसे प्रश्न खूब सुनते रहते हो कि 15 सेब का क्रय मूल्य 12 सेब के भी क्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 माइनस क्या लिखोगे 12, 15 माइनस 12 बटे 12 कर दोगे और गुणे 100 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसका अंतर 3 आएगा, बटे 12 लिखोगे गुणे 100, 3 चौक 12, 4 से काटिए कितना आ जाएगा 25%। तो फिर आंसर आ गया, इसका जो आंसर आएगा वो 25% है और वो सी नंबर आपका सही है। ठीक, इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगला प्रश्न देखिए, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें पूछा ना जाए, लेकिन ये है कि बहुत मस्त है, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से समझ में भी आ जाता है। अब आप खुद सोचिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो वर्ग करने पर नहीं आती। देखिए 0 आती है, 1 आती है, 1 आती है। अभी आप वर्ग करके देख लीजिए, वो समझ जाओगे। तो एक कुछ ऐसी संख्या है जैसे 2 है, किसी को वर्ग करने से नहीं आती, 7 है, किसी को वर्ग करने से नहीं आती, 8 है, किसी को वर्ग करने से नहीं आती। ये मुझे लगता है यही संख्या है, क्योंकि देखिए 1 का वर्ग करोगे 1 आता है, 2 का वर्ग करोगे देखो 4 आ जाता है, 3 का वर्ग करोगे 9 आ जाता है, 4 का वर्ग करोगे 6 आ जाता है, मैंने 16 होगा, 5 का वर्ग करोगे 5 आ जाता है, 6 का वर्ग करोगे 6 आ जाता है, 7 का वर्ग करोगे 49 9 आ जाता है, 8 का वर्ग करोगे 64 4 आ जाता है, 9 का वर्ग करोगे 81 1 आ जाता है। अभी मिला क्या नहीं हमको, 2 7 और 8 नहीं मिला। मतलब ये है कि वो कौन सी संख्या है जो वर्ग करने पर नहीं आती। वो 2 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता। किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो 2 7 8 कभी नहीं आता है। तो इसका मतलब है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोच लेना है। तो इसमें ऑप्शन 1 2 है जो नहीं आता कभी। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखिए, अगला प्रश्न ये भी आपको क्लास में बताया गया, जैसे है 1/√2 प्लस √3, अब 1/√3 माइनस प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 ये दिया। आपको मैं बता दूं कि जब कंटिन्यू संख्या हो और उसमें 1 का डिफरेंट हो, कंटिन्यू दिया हो उसमें 1 का डिफरेंट हो, जैसे 2 3 3 4 4 5 5 6, तो बस ऊपर लिख दीजिए और अंतर लगा दीजिए, बीच में माइनस कर दीजिए, बात खत्म, वहीं से सॉल्व हो जाएगा। 1 1 का अंतर दिया हो, ये खास बात है प्रश्न की। तो अब देखिए 1 1 का अंतर, जिसे √3 दिया है माइनस √2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस चिन्ह बदल दो, हो गया, वो हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी क्लास में इस बात को समझाया गया है। और फिर उसके बाद प्लस लगाइए, √4 करेंगे, माइनस √3 कर लो, √5 माइनस √4 कर लो, प्लस √6 माइनस √5 कर लो, हो गया, कर लिए आप। तो ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, देखिए बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा √6 माइनस √2 सॉरी √2 हो गया। अभी मजा है इसमें, खंड कर लो, देखिए √3 इंटू √2 कर सकते हो, और माइनस √2 है, ये कॉमन ले लो √2, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। और ये कौन सा ऑप्शन है, √2 कॉमन ले लोगे तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। √2 कॉमन ले लोगे, √2 कॉमन ले लोगे जैसे, तो क्या है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही है, √3 माइनस 1। इस तरह से इस ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। ठीक, तो ये सही हो जाएगा, ये है। अब उसके बाद एक अगला प्रश्न इसमें आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसमें दिए श्रृंखला दिया है, श्रृंखला क्या है, 5 है, 7 है, 11 है, 19 है, 36 है, 67 है, 131 है। फिर इसमें गलत ढूंढना है। अभी सीक्वेंस देखिए ना, 5 में 2 बढ़ा, फिर इसमें 4 बढ़ा, फिर इसमें 8 बढ़ना चाहिए, फिर इसमें 16 बढ़ना चाहिए, फिर इसमें 32 बढ़ना चाहिए, फिर इसमें 64 बढ़ना चाहिए। ये रूल तो है ना, सीक्वेंस जो बन रहा है हमारे हिसाब से सीक्वेंस यही है। अब सीक्वेंस क्या है, दुगुना कर करके, तो इसमें दुगुना 5 सही है, बढ़ रहा है, 7 4 11 सही है, 11 8 19 सही है, 16 ये सही नहीं है।
इसमें 9 6 15 है, 35 होना चाहिए, तो ये सही नहीं है, मतलब इसमें 36 गलत है, 36 ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न आपका है, जैसे दिया है ये हो गया। अगला प्रश्न इसमें इसका ऑप्शन जो सही था पिछला क्वेश्चन का 36 है, ये नंबर ऑप्शन है। और अगला प्रश्न है ये 2/3 और 3/5 और 5/8, इसमें ऑप्शन ढूंढना है। देखिए वैसे भी इसमें देखिए अगर आप चाहो तो क्रॉस गुणा कर लो, इसमें सबसे छोटा कौन है। अगर इसमें 5 दूनी 10 3 त्रिकाई 9, 5 दूनी 10 3 त्रिकाई 9, तो ये छोटा निकल गया। ठीक, ये छोटा है, इससे तो छोटा है। अभी इसका गुणा करें तो 8 त्रिक 24 5 5 25, ये तो भैया सबसे छोटा है। ये 3/5 सबसे छोटा है, हम कंफर्म जान गए। अब इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इससे तो ये बड़ा है, इससे ये क्या है, बड़ा है। अब इससे करो 5 तिया 15 8 दूनी 16, 5 तिया 15 8 दूनी 16, इसका मतलब ये फाइनली सबसे बड़ा है। तो फिर इन दोनों का अंतर 2/3 से घटा लीजिए। अब इससे घटाओगे तो 5 दूनी 10 माइनस 9/15, तो आ जाएगा 1/15, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। इस हिसाब से आपका पेपर सॉल्व हो गया।